ये वीडियो के अंदर हमने राजस्थान की मशहूर किशनगढ़ चित्रकला शैली की बात की और मारवाड़ शैली का समापन किया और आपको जानकारी हो किशनगढ़ चित्रकला शैली की भी बात की और बाद में फिर वो बीकानेर और छोटी छोटी लघु शैलियों की भी चर्चा हमने करी। तो मारवाड़ शैली का समापन हो चुका है और आज मैं राजस्थान की चित्रकला शैलियों के अंदर आपको लाना चाहूंगा विद्यार्थियों। मैं राजस्थान की चित्रकला शैली के अंदर आपको जरा ध्यान दें, ढूंढाड़ शैली के ऊपर लाना चाह रहा हूं। सी हेडिंग लगा देते हैं, ढूंढाड़ शैली। जरा ध्यान दें, राजस्थान की मशहूर चित्रकला शैलियों के अंदर हमने मेवाड़ और मारवाड़ के बाद तीसरे नंबर पे आए हैं ढूंढाड़ शैली। जब मैं ढूंढाड़ शैली की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, ढूंढाड़ शैली के अंदर आमतौर पर हम जयपुर शैली और आमेर शैली की चर्चा करते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है जयपुर और आमेर में, लेकिन फिर भी हमें थोड़े बहुत जो फर्क है उनके आधार पर जयपुर और आमेर शैली अलग पढ़नी पड़ेगी। आपको जानकारी हो, तीसरे नंबर पर राजस्थान की ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत अलवर शैली की चर्चा भी मैं करूंगा और अलवर के बाद में एक छोटी सी लघु शैली। विद्यार्थियों ध्यान दें, एक छोटी सी लघु शैली और छोटी सी लघु शैली के रूप में मैं उनियारा शैली की चर्चा भी कर रहा हूं। तो कुल मिला के राजस्थान की इस ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत कितनी शैलियां हो गई? 4। जयपुर है, आमेर है, अलवर है और उनियारा है। लेकिन विद्यार्थियों एक बात आपको बताना चाहूंगा, कहते हैं कि ढूंढाड़ के अंदर आपको जानकारी हो, ढूंढाड़ मतलब जो ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र है और इस ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर कछवाओं की विरासत रही। कछवा राजा यहां राज करते थे। ढूंढाड़ के अंदर कहते हैं कि कछवा राजा यहां राज करते थे और आपको जानकारी हो, ये कछवा राजा जो ढूंढाड़ के क्षेत्र पर राज करते थे, ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की स्थापना कहते हैं कि दूले राय ने की। किसने की? दूले राय ने। आपको जानकारी हो, दूले राय जिन्होंने 12वीं शताब्दी के लगभग मध्य में 1137 के आसपास कछवा राजघराने की स्थापना की थी और दूले राय ने दौसा के बड़गुजरों को हराकर अपनी पहली राजधानी दौसा को बनाया। फिर रामगढ़ के मीणाओं को हराकर जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया और इसी दूले राय का एक वंशज था कोकिल देव। कहते हैं कोकिल देव ने 1207 के अंदर आमेर को राजधानी बनाया। तो कोकिल देव ने 1207 के अंदर आमेर को राजधानी बनाया। तो विद्यार्थियों 1207 में कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया और कहते हैं कि 1207 से लेकर और 1727 में जब तक जयपुर की स्थापना नहीं हो गई तब तक ढूंढाड़ के कछवाओं की राजधानी क्या रही? आमेर। और 1727 से लेकर और भारत की आजादी तक इनकी राजधानी क्या रही? जयपुर। क्योंकि जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई, तो 1207 से 1727 तक इनकी राजधानी आमेर रही और 1727 से 1947 तक इनकी राजधानी जयपुर रही। तो जब जयपुर राजधानी रही तब तो ये जयपुर शैली के रूप में पुष्पित पल्लवित हुई, लेकिन उससे पहले ये आमेर शैली के रूप में पुष्पित और पल्लवित रही। मगर हमारे विद्वान जिन्होंने भी चित्रकला को समझने और उसका अनुसंधान करने का प्रयास किया, उन्होंने ढूंढाड़ शैली के रूप में पहले जयपुर शैली की चर्चा कर ली। और विद्यार्थियों एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस जयपुर शैली पर और आमेर शैली पर वास्तव में 1727 से पहले जो स्कूल ऑफ पेंटिंग रहा वो आमेर था और 1727 के बाद का स्कूल ऑफ पेंटिंग जयपुर है। लेकिन इन शैलियों पर राजस्थान की तमाम दूसरी शैलियों की तुलना में मुगली प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों ध्यान दें, राजस्थान की किसी भी और शैली पर इतना मुगल प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा जितना मुगल प्रभाव हम लोग जयपुर और आमेर की चित्रकला की शैली के ऊपर देख सकते हैं। विद्यार्थियों मैं बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले अपन जब इस चित्रकला शैली के अंदर चर्चा करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ढूंढाड़ यानी कि जयपुर शैली। देखो, हमारे तमाम विद्वानों ने आमेर से पहले जयपुर शैली के बारे में चर्चा करी है, तो हम सबसे पहले ढूंढाड़ या जयपुर शैली की बात कर लेते हैं और फिर दूसरे नंबर पर आमेर शैली की चर्चा कर लेंगे।
सबसे पहले विद्यार्थियों, अगर मैं ढूंढाड़ शैली या जयपुर शैली की बात करूं तो देखिए, राजस्थान की जयपुर और आमेर दोनों ही चित्रकला शैलियां, क्योंकि आमेर का ही परिवर्धित रूप जयपुर है, तो ज्यादातर प्रभाव तो वही आया जो आमेर में था। लेकिन चूंकि ढूंढाड़ शैली के रूप में, मानक के रूप में हमने जयपुर को मान लिया, तो पहले नंबर पे हम ढूंढाड़ या जयपुर का अध्ययन कर रहे हैं। और विद्यार्थियों, जयपुर और आमेर का अध्ययन जब करते हैं तो राजस्थान की किसी भी चित्रकला शैली की तुलना में ढूंढाड़ शैली पर, यानी जयपुर और अलवर शैली पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। आपको जानकारी हो, मुगल प्रभाव सर्वाधिक जयपुर शैली पर और आमेर शैली पर। वास्तव में तो ये एक ही शैली होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे अध्ययन किया गया 1727 से पहले के रूप को आमेर और बाद के रूप को जयपुर शैली मान लिया गया। विद्यार्थियों, जयपुर शैली की बात जब करते हैं तो सीधी सी बात है कि जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। आपको जानकारी हो, जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की, जयसिंह द्वितीय ने की। सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727, कहते हैं कि सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना करी। ध्यान दें, 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। और मैं बताना चाह रहा हूं कि सवाई जयसिंह ने जब 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की, तभी से जयपुर चित्रकला शैली अपने अस्तित्व में आ गई, या तभी से जयपुर चित्रकला शैली जो है वो पुष्पित और पल्लवित होने लगी। पर स्वर्ण काल के रूप में, गोल्डन पीरियड के रूप में, या सर्वाधिक विकास इस चित्रकला शैली का जो हम देखते हैं, वो विद्यार्थियों जयपुर के एक राजा हुए, जयपुर के एक महाराजा हुए, जिनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। कहते हैं कि जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह जी के काल को, वही सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने, कहते हैं कि जिनके काल में एक शिल्पकार थे लालचंद्र उस्ता, जिन्होंने हवा महल का निर्माण कराया था, वही सवाई प्रताप सिंह जो अपने राज्य के अंदर 22 विद्वानों की मंडली रखा करते थे, जिनको गुणीजन 22 या गंधर्व 22 कहते हैं। उनके राज्य में हर क्षेत्र के 22 विद्वान बैठा करते थे। विद्यार्थियों, सवाई प्रताप सिंह जी के काल को हम जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल मानते हैं। पर मैं जयपुर चित्रकला शैली के प्रधान रंग की बात भी यहां करना चाहूंगा। जयपुर चित्रकला शैली के अंदर केसरिया, पीला और हरा तथा लाल रंग इनके प्रधान रंग रहे। ध्यान दें, जयपुर चित्रकला शैली के अंदर जो प्रधान रंग, इनकी पेंटिंग के अंदर जो सबसे प्रमुख कलर रहे, वो केसरिया, पीला, हरा और लाल रंग। जरा ध्यान दें, इनके कहते हैं कि केसरिया, पीला, हरा और लाल। जरा ध्यान दें, केसरिया पीला एक साथ लिख सकते हैं, केसरिया पीला। केसरिया पीला, आपको जानकारी हो, केसरिया पीला, केसरिया पीला, हरा और लाल रंग, ये रंग इनके प्रधान रंग रहे। और विद्यार्थियों, जयपुर चित्रकला शैली के अंदर आसिया, गहरा लाल आशिया बनाया जाता था। जयपुर चित्रकला शैली के अंदर गहरा लाल आशिया बनाया जाता था। यह भी एक महत्वपूर्ण बात अपने को जयपुर चित्रकला शैली की ध्यान रखनी है। यहां पर केसरिया, पीला, हरा और लाल रंग बनाए गए चित्र के रूप में, और गहरा लाल आशिया जो है वो बनाया गया। विद्यार्थियों, यह भी एक महत्वपूर्ण बात हमें जयपुर की चित्रकला शैली के ऊपर दिमाग के अंदर रखनी है। मैं अगर जयपुर चित्रकला शैली के अंदर विद्यार्थियों विषय वस्तु पर आपको लाना चाहूं, जरा ध्यान दें। जयपुर चित्रकला शैली के अंदर अगर मैं यहां के सब्जेक्ट्स पे लेकर चलूं, विषय वस्तु पर लेकर चलूं, विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण बात जयपुर की चित्रकला शैली के अंदर यहां की विषय वस्तु की भी रहेगी। विषय वस्तु के रूप में कहते हैं कि यहां एक चित्रकार हुआ जिसका नाम था साहिब राम। बहुत मशहूर चित्रकार था साहिब राम, और वो साहिब राम फेमस हुआ आदम कद चित्र बनाने के कारण, पोर्ट्रेट बनाने के कारण, व्यक्तिगत चित्र बनाने के कारण। और विद्यार्थियों कहते हैं कि ईश्वरी सिंह का एक पोर्ट्रेट भी उसके द्वारा बनाया गया, जो आज बहुत मशहूर चित्र है। ध्यान दें, आदम का चित्र कह दो, पोर्ट्रेट कह दो, पोर्ट्रेट आपको ध्यान हो, पोर्ट्रेट कह दो,
आदम का चित्र कह दो, व्यक्तिगत चित्र कह दो, और इस चित्र को बनाने के लिए जयपुर का चित्रकार साहिब राम बहुत मशहूर हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि आदम का चित्र बनाने के लिए राजस्थान का जो चित्रकार सबसे लोकप्रिय हुआ वो जयपुर चित्रकला शैली का चित्रकार था साहिब राम। साहिब राम नाम का एक चित्रकार था जो कहते हैं कि ईश्वरी सिंह का इन्होंने एक आदम का चित्र भी बनाया था। जयपुर के महाराजा थे ना ईश्वरी सिंह, वही ईश्वरी सिंह जिन्होंने 1747 के अंदर अपने भाई माधो सिंह को और साथ में कोटा और बूंदी की संयुक्त सेनाएं जो लड़ने के लिए उनके साथ आई थी, उनको राजमहल के युद्ध में, टोंक के अंदर एक जगह राजमहल के युद्ध में 1747 में हराया, और हराने के बाद जयपुर में एक विजय स्तंभ बनाया जिसको ईसर लाट या सरगासूली कहते हैं। विद्यार्थियों, साहिब राम नाम का एक चित्रकार जो हुआ, कहते हैं कि इस साहिब राम नाम के चित्रकार ने एक चित्र बनाया, और मैं बताना ये चाह रहा हूं विद्यार्थियों कि साहिब राम नाम के चित्रकार ने ये जो चित्र बनाया, ये चित्र ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र कह दो, ईश्वरी सिंह का पोर्ट्रेट कह दो, ये पोर्ट्रेट इसके द्वारा बनाया गया। इसके अलावा विद्यार्थियों, जयपुर की चित्रकला शैली में वात्स्यायन के कामसूत्र पर भी चित्र बनाए गए। वात्स्यायन कृत कामसूत्र, आपको ध्यान हो, वात्स्यायन की जो रचना है कामसूत्र, उस कामसूत्र के ऊपर भी चित्र जो है बनाए गए। कामसूत्र पर आधारित चित्रों की रचना भी जयपुर की चित्रकला शैली के अंदर की गई। जयपुर की चित्रकला शैली के अंदर विद्यार्थियों भगवान कृष्ण की लीलाओं पर भी चित्र बने, शिकार पर भी चित्र बने, लेकिन गौर करिएगा फकीरों को भिक्षा देती हुई और कुरान पढ़ती हुई शहजादी के चित्र भी बनाए गए। ध्यान दे, भिक्षा कहते हैं कि कुरान पढ़ती हुई और फकीरों को भिक्षा देती हुई शहजादी का चित्र। आपको जानकारी हो, जयपुर चित्रकला शैली के अंदर फकीरों को भिक्षा देती हुई, फकीरों को भिक्षा देती हुई व कुरान पढ़ती हुई, फकीरों को भिक्षा देती हुई व कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्रण। आपको जानकारी हो विद्यार्थियों, फकीरों को भिक्षा देती हुई और कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्रण, वो भी राजस्थान की इस जयपुर चित्रकला शैली के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण विशेषता यहां पर हमें देखने को मिलेगी। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कहते हैं जयपुर चित्रकला शैली के अंदर आपको जानकारी हो, 2-3 चित्र जो मैंने विषय बताए हैं बहुत महत्वपूर्ण। आदम का चित्र, ये जयपुर चित्रकला शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है। वात्स्यायन के कामसूत्र पर चित्र भी जयपुर की चित्रकला शैली के अंदर जो है वो बनाए गए हैं। और साथ में विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कुछ जो कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे गीत गोविंद पर चित्र मेवाड़ में भी बने, जयदेव के गीत गोविंद पर चित्र राजस्थान की जयपुर चित्रकला शैली के अंदर भी बनाया गया। जयदेव के गीत गोविंद पर चित्र बने, रागमाला पर, नायक नायिका भेद पर, इन पर चित्र बनाना ये कॉमन बात है। और रागमाला पे चित्र तो हर शैली में लगभग बने, कोई बड़ी बात नहीं है। शिकार पर भी चित्र यहां पर बनाए गए। लेकिन विद्यार्थियों, भगवान राम और कृष्ण की लीलाओं पर भी चित्र इस चित्रकला शैली के अंदर बने। राम और कृष्ण की लीलाओं पर चित्र, जरा ध्यान दे, कहते हैं कि राम और कृष्ण की लीलाओं पर चित्र भी राजस्थान की इस जयपुर चित्रकला शैली के अंदर चित्र बनाए गए। और मैं अगली कड़ी के अंदर आपको लाना चाहूंगा जयपुर चित्रकला शैली के अंदर प्रकृति का चित्रण कैसे हुआ। विद्यार्थियों, जब राजस्थान की इस जयपुर चित्रकला शैली के अंदर हम आते हैं तो प्रकृति चित्रण के अंदर आपको ध्यान हो, चित्रों की जो पृष्ठभूमि है, जरा ध्यान दे, प्रकृति चित्रण के तहत जो चित्रों की पृष्ठभूमि है, आपको जानकारी हो, चित्रों की पृष्ठभूमि में बगीचे का दक्षतापूर्ण चित्रण हुआ। पृष्ठ चित्र में नहीं, बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में, ध्यान देना, चित्रों की पृष्ठभूमि में, जरा ध्यान दे, चित्रों की पृष्ठभूमि में उद्यान, बगीचा, उपवन, इसका
दक्ष चित्रण, मतलब कुशलता से इसका चित्रण जो है वो किया गया। कहने का मतलब आपको जानकारी हो, चित्रों के बैकग्राउंड में उपवन का चित्रण, उद्यान का चित्रण दक्षता पूर्वक किया गया। पीपल का पेड़ और बड़ का पेड़, इसका चित्रण ध्यान देना, जयपुर शैली के अंदर पीपल और बड़, इनके वृक्षों का चित्रण भी जयपुर चित्रकला शैली के अंदर आप लोग देख सकते हैं। पक्षियों के तौर पर कहूं तो मोर का चित्रण, पशुओं के तौर पर कहूं तो अश्व या घोड़े का चित्रण भी आप जयपुर की चित्रकला शैली के अंदर देख सकते हैं। और आसमान के अंदर नीले बादलों का अंकन, आसमान के अंदर नीले बादल आसमान में चित्रित किए हुए, आसमान प्रकृति चित्रण में जो आसमान का चित्रण हुआ ऊपर, ठीक है ना, उसमें नीले बादलों का अंकन भी किया गया। और विद्यार्थियों कहते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों की लंबाई में एक अच्छा अनुपात जयपुर चित्रकला शैली का जो है वो माना जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात अपने को जयपुर चित्रकला शैली के संदर्भ में ध्यान रखनी है। मैं इसी कड़ी में आगे आपको आकृति पर भी ले आना चाहूंगा। जयपुर चित्रकला शैली के अंदर अगर आकृति की बात करें, पुरुष की आकृति कैसी रही और महिला की आकृति कैसी रही। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, पुरुष और महिला की आकृति की बात जब करता हूं तो पुरुष की आकृति में कहते हैं कि लंबी मूछे। जरा ध्यान दें, जयपुर चित्रकला शैली के अंदर पुरुष की आकृति के अंदर लंबी मूछे, वो आप देखेंगे लंबी मूछे है, लंबे बाल है, लेकिन दाढ़ी या तो है नहीं या फिर बहुत कम है। लंबी मूछे है, लंबे बाल है, दाढ़ी या तो दाढ़ी विहीन है और या फिर कम दाढ़ी है, मतलब या तो चेहरे पर दाढ़ी बिल्कुल नहीं है और या चेहरे पर दाढ़ी एकदम क्या है, कम। साथ में विद्यार्थियों जूते पहने हुए, कमरबंद, कमर पे कमरबंद भी बांधा हुआ है और साथ में जूते पहने हुए। आपको जानकारी हो, जयपुर की चित्रकला शैली के अंदर जूते पहने हुए दिखाया गया है, जूते पहने हुए दिखाया गया है, जूते पहने हुए दिखाया गया है। हाथ के अंदर तलवार भी है, कमरबंद भी है, पटका भी है, पगड़ी, कुर्ता, चोगा, अंगरखी, पजामा पहने हुए हैं। लेकिन विशेष रूप से ये बातें ध्यान रखें, लंबी मूछे है, लंबे बाल है, दाढ़ी विहीन है, कम दाढ़ी है, कमरबंद है, जूते पहने हुए। और रही बात महिला आकृति, तो विद्यार्थियों कहने का मतलब महिला आकृति के अंदर जो महिलाएं जयपुर चित्रकला शैली में दिखाई गई, जयपुर चित्रकला शैली के अंदर आमतौर पर विद्यार्थियों जो महिला का चित्रण किया गया, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि महिला आकृति के अंदर बड़ी मीन सदृश नेत्र, महिला आकृति के अंदर विशेषता क्या है, आपको सबसे महत्वपूर्ण नेत्र याद रखने हैं। बड़े मीन सदृश नेत्र, ध्यान देना, बड़े मीन सदृश नेत्र। महिला आकृति में अगर आप नेत्र याद कर लेते हो, समझो महिला आकृति वैसे ही याद हो जाएगी। महिला का चेहरा जयपुर शैली के अंदर अंडाकार है। अंडाकार चेहरा जयपुर चित्रकला शैली में महिला के अंडाकार चेहरे को जो है वो प्रतिबिंबित किया गया। लंबा कद है, लंबे बाल है, लंबे घने केश है। पांव में जूती पहनी हुई, विद्यार्थियों जूती और जूता आपको राजस्थान की और शैलियों में नहीं दिखाई देगा। जयपुर चित्रकला शैली के अंदर आपको एक चीज और बता दूं, पुरुषों के अंदर लंबी मूछें है, सिंपल सी बात है, लेकिन महिलाओं के अंदर जयपुर शैली में कद कैसा है, छोटा है। मैं वापस अपने को सही कर दूं, अंडाकार चेहरा है, महिला का जो कद दिखाया गया है जयपुर शैली में वो छोटा कद है और लंबे घने केस है और जूते पहने हुए, चंदन का लेप लगाए हुए भी जो है महिलाएं, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि चंदन का लेप लगाए हुए भी महिला आकृति आपको दिख जाएगी। तो जयपुर चित्रकला शैली के अंदर ये कुछ बातें अपने को महिला आकृति के अंदर भी विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और विद्यार्थियों बात जयपुर चित्रकला शैली की अगर मैं करता हूं तो जयपुर चित्रकला शैली के अंदर कुछ प्रमुख चित्रकारों के नाम भी अपने जहन के अंदर आप रखें। जयपुर चित्रकला शैली के अंदर जिन चित्रकारों की चर्चा मैं करता हूं, आपको जानकारी हो, जयपुर चित्रकला शैली के अंदर जिन चित्रकारों की बात मैं यहां पर कर रहा हूं
बहुत महत्वपूर्ण बात जरा ध्यान दें। जयपुर चित्रकला शैली के अंदर जिन चित्रकारों की चर्चा हम कर रहे हैं, आपको जानकारी हो, उन चित्रकारों के अंदर साहिबराम और सालिग्राम का नाम तो है ही। साहिबराम और सालिग्राम। साहिबराम है, साहिबराम जो आदम का चित्र बनाने के लिए जाना जाता था। सालिग्राम, साहिबराम सालिग्राम, एक बात ध्यान देना, साहिबदीन मेवाड़ का है पर साहिबराम जयपुर का है। साहिब राम जयपुर शैली का चित्रकार है, सालिग्राम भी है। कहते हैं कि मोहम्मद शाह जयपुर शैली के चित्रकार के रूप में मोहम्मद शाह का नाम भी है। गंगाबख्श, त्रिलोक, कुशला और रघुनाथ और लालचंद। गंगाबख्श है, त्रिलोक है, कुशला है, गंगाबख्श है, त्रिलोक है, कुशला है, रघुनाथ है, लालचंद है, रघुनाथ है, लालचंद है। जरा ध्यान दें, जयपुर चित्रकला शैली के अंदर साहिबराम है, सालिग्राम है, रामजी दास है, रामजी दास है, रामजी दास है, गंगाबख्श है, त्रिलोक है, कुशला है, रघुनाथ है, लालचंद है। विद्यार्थियों, ये राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली के चित्रकार है? तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान की ये जयपुर चित्रकला शैली के चित्रकार है। बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जयपुर चित्रकला शैली के चित्रकार ये है। सेकंड नंबर पे विद्यार्थियों मैं बताना चाह रहा हूं, आमेर चित्रकला शैली के ऊपर आ रहा हूं। ध्यान देना, बहुत ज्यादा फर्क इसके अंदर नहीं है, लेकिन कुछ जो बातें अलग है वो जरूर ध्यान रखें। आमेर चित्रकला शैली पर भी जयपुर की तरह मुगली प्रभाव ज्यादा है। और विद्यार्थियों, मान सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह जी के काल में इस शैली का विकास हुआ। मान सिंह वही जिसने हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप के सामने अकबर की शाही सेना का नेतृत्व किया। मान सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह के काल में यह शैली अपने चरम पर रही। हालांकि सवाई जयसिंह के आने के बाद जब जयपुर की स्थापना हो गई तो विद्यार्थियों एक नई शैली का प्रादुर्भाव हो गया, जयपुर शैली का। लेकिन आमेर चित्रकला शैली की बात जब मैं करता हूं तो मान सिंह जी और मिर्जा राजा जयसिंह जी के काल में इस शैली का विकास हुआ और इस शैली पर मुगली प्रभाव भी दिखाई देता है। लेकिन विद्यार्थियों, मुगली प्रभाव सबसे ज्यादा, मैं फिर कह रहा हूं, दोनों में से कोई भी विकल्प आवे, मुगल प्रभाव जयपुर और आमेर इन दोनों ही शैलियों पर सर्वाधिक रहा। जरा ध्यान दें, मुगल प्रभाव सर्वाधिक कौन सी शैली पर रहा? या तो विकल्प के अंदर जयपुर मिलेगा और या विकल्प के अंदर आमेर मिलेगा। क्योंकि देखिए, आमेर के ही राजा बारमल सबसे पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया और अपनी लड़की अरकाबाई की शादी किसके साथ कर ली? अकबर के साथ कर ली। ध्यान दें, बताइए ये आपको। और जब मैं आमेर की बात यहां पर करता हूं तो विद्यार्थियों, आमेर की चित्रकला शैली के अंदर प्रमुख जो रंग रहे, प्राकृतिक रंग, मतलब रंग के तौर पर यहां प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। कौन से रंगों का? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। रंग के तौर पर विद्यार्थियों, प्राकृतिक रंग जैसे हिरमिच है, गेरू है, कालूस है, सफेदा है, पेवड़ा है, इन सब का प्रयोग किया गया। जरा ध्यान दें, प्रमुख रंग के तौर पर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, प्रमुख रंग के तौर पर हिरमिच, गेरू, जरा ध्यान दें, प्रमुख रंग के तौर पर हिरमिच, गेरू, कालूस। जरा जानकारी हो, प्राकृतिक रंग के तौर पर हिरमिच है, गेरू है, कालूस है, सफेदा है, पेवड़ी है, ये तमाम रंगों का प्रयोग विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, प्रमुख रंग के तौर पर हिरमिच है, सफेदा है, पेवड़ी है, जो अपन घर में दिवाली पे मांडना करते हैं ना, वैसे कलर, उन कलर का बहुतायत से प्रयोग जो है वो इस शैली में किया गया। और ये एक एमटीआर प्रश्न ध्यान रखें कि राजस्थान की कौन सी शैली में प्राकृतिक रंग प्रधान रहे? तो विद्यार्थियों, ये जो नेचुरल कलर है, हरा, सफेद, काला, पीला नहीं,
प्राकृतिक रंगों की प्रधानता राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली में देखने को मिलती है? तो राजस्थान की आमेर चित्रकला शैली में प्राकृतिक रंग बड़े ही प्रमुख है। अगर मैं आमेर चित्रकला शैली की विषय वस्तु पर आपको लाना चाहूं, आमेर चित्रकला शैली के अंदर अगर बात सब्जेक्ट की जाए तो विद्यार्थियों आमेर चित्रकला शैली के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर अगर बात की जाए तो आमेर चित्रकला शैली के अंदर कहते हैं कि महाराजा पृथ्वीराज के काल में पुष्पदत्त नाम का एक चित्रकार हुआ और जिसने आदि पुराण पर चित्र बनाए। आमेर के राजा पृथ्वीराज के काल में, जरा ध्यान दें, आमेर के राजा पृथ्वीराज के काल में, आमेर के एक राजा थे पृथ्वीराज, जिनके काल में जो 12 कोटड़ी मिलती है हमारे को, 12 बेटों के अंदर राज्य को बांट दिया, 12 कोटड़ी। आमेर के राजा पृथ्वीराज के काल में, विद्यार्थियों ध्यान देना, आमेर के राजा पृथ्वीराज के काल में पुष्पदत्त नाम का एक चित्रकार हुआ और इस पुष्पदत्त के द्वारा आदि पुराण विषय पर चित्र बनाए गए, आदि पुराण विषय पर चित्र बनाए गए। जरा ध्यान दें, आदि पुराण विषय पर चित्रण कहते हैं कि पुष्पदत्त नाम का एक चित्रकार हुआ और जिसने आदि पुराण के ऊपर जो है वो चित्र बनाए थे। यह भी एक महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। इसी तरीके से महाभारत का फारसी अनुवाद जिसको हम कहते हैं रज्मनामा, इस रज्मनामा के विषय पर भी चित्र बने। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा जिसको हम कहते हैं, उस रज्मनामा पर भी चित्र बने। सचित्र भागवत पर भी चित्र बने, सचित्र भागवत। लेला मजनू, विद्यार्थियों ध्यान दें, ये मैंने आपको कहा था जब जोधपुर शैली पढ़ाई थी कि आमेर का लेला मजनू और जैसलमेर का मूमल छोड़ दूं तो बाकी सारे प्रेम आख्यान जोधपुर को समर्पित है। तो कहने का मतलब यहां पर लेला मजनू का चित्र भी बना, या रज्मनामा पर भी चित्र बना, या हाथी घोड़े और कुश्ती दंगल पर भी चित्र बने। ध्यान दे, आमेर, वैसे भी आमेर के पास एक गांव है हाथी गांव, ध्यान है ना, और राजस्थान में सबसे ज्यादा हाथी कहां है? आमेर में ही तो हाथी है सबसे ज्यादा। तो हाथी घोड़े और कुश्ती दंगल, गौर करिए, हाथी घोड़े और कुश्ती दंगल। आपको जानकारी हो विद्यार्थियों, हाथी घोड़े और कुश्ती दंगल पर चित्र राजस्थान की आमेर की चित्रकला शैली के अंदर बने। लेला मजनू पर भी चित्र बने, बिहारी सतसई पर भी चित्र बने। जरा ध्यान दें, बिहारी सतसई कहते हैं कि बिहारी सतसई पर भी चित्र बने, हाथी घोड़े और कुश्ती दंगल पर भी चित्र बने, यहां लेला मजनू पर भी चित्र बने, यहां सचित्र भागवत पर भी चित्र बने, यहां यशोधर चरित्र पर भी चित्र बने। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, यशोधर चरित्र, इसके ऊपर भी चित्र बने। तो ये आमेर की चित्रकला शैली के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहे। यशोधर चरित्र पे चित्र जो है वो राजस्थान की इस चित्रकला शैली के अंदर बनाए गए, यशोधर सचित्र। तो ये सारे सब्जेक्ट आप आमेर की चित्रकला शैली के अंदर देख सकते हैं। और विद्यार्थियों आमेर की चित्रकला शैली के अंदर बहुत ज्यादा बातें अपने को याद रखनी नहीं है। पुरुष और महिला आकृति भी आपको अलग से नहीं पढ़नी है, क्योंकि सीधी सी बात है कि वो जयपुर के समान है। विद्यार्थियों जयपुर के समान होने के कारण हमको यहां पर अलग से पुरुष और महिला आकृतियों का चित्र जो अध्ययन है वो भी नहीं करना है, लेकिन चित्रकारों के नाम पर हमें याद रखना है हुकमचंद मुरली और मुन्ना लाल। कहते हैं कि यहां के प्रमुख चित्रकार, आपको जानकारी हो, यहां के प्रमुख चित्रकार हुए हुकमचंद मुरली और मुन्ना लाल। यानी कि हुकमचंद आमेर में प्राकृतिक रंगों पर, आमेर में प्राकृतिक रंगों को देखते हुए मुन्ना जी के हुक्म से मुरली बजाई जाती थी, मुन्ना लाल के हुक्म से मुरली बजाई जाती थी। हुकमचंद मुरली, मुन्ना लाल और एक वो पुष्पदत्त, पुष्पदत्त तो है ही क्योंकि पृथ्वीराज के काल के अंदर आदि पुराण पर चित्र बनाए थे उसने। पुष्पदत्त नाम का एक चित्रकार भी हुआ यहाँ पे।
तो हुकमचंद मुरली मुन्नालाल ये राजस्थान की कौन सी शैली के चित्रकार है? तो विद्यार्थियों हुकमचंद मुरली और मुन्नालाल ये राजस्थान की आमेर शैली के चित्रकार है। बहुत महत्वपूर्ण जयपुर और आमेर चित्रकला शैलियों का अध्ययन हम लोगों ने किया। लेकिन तीसरी कड़ी के अंदर मैं इसी पार्ट के अंदर एक और शीर्षक पर आना चाहूंगा। तीसरे नंबर पर बात करता हूं राजस्थान के इसी ढूंढाड़ की एक बहुत महत्वपूर्ण शैली है अलवर शैली। विद्यार्थियों राजस्थान की इस अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग में आता हूं। राजस्थान की इस अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर जब मैं आता हूं तो विद्यार्थियों अलवर चित्रकला शैली का कहते हैं कि अलवर के राजा हुए प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, विनय सिंह, उनके काल में अलवर चित्रकला शैली को प्रश्रय दिया गया, पर विनय सिंह जी के काल को अलवर शैली का स्वर्णकाल मानते हैं। कहते हैं अलवर चित्रकला शैली को जो प्रश्रय दिया, जो इसको आसरा दिया, अलवर के महाराजा हुए प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, विनय सिंह। देखो अलवर कहते हैं कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आपको जानकारी हो प्रताप सिंह जी के काल में विकसित हुआ। प्रताप सिंह जी, फिर बख्तावर सिंह जी, विनय सिंह जी, इन तमाम लोगों के द्वारा इस अलवर की चित्रकला शैली को प्रश्रय दिया गया। पर विद्यार्थियों अलवर चित्रकला शैली का जो गोल्डन पीरियड माना जाता है, अलवर चित्रकला शैली का जो स्वर्णकाल माना जाता है, मैं बताना चाह रहा हूं कि अलवर चित्रकला शैली के अंदर जो स्वर्णकाल माना जाता है वह स्वर्णकाल अलवर के राजा विनय सिंह जी का काल है। अलवर के राजा विनय सिंह, विद्यार्थियों अलवर के राजा बहुत लंबे समय 19वीं शताब्दी में अलवर के राजा विनय सिंह जी रहे। सन 57 की क्रांति के समय भी अलवर के शासक थे और अलवर के शासक विनय सिंह जी के काल को 1814 से लेकर और 1857 तक इनका टाइम पीरियड रहा। और कहते हैं कि अलवर के राजा विनय सिंह, इनके काल को अलवर की चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। मगर विद्यार्थियों आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि राजस्थान में आज की तारीख में 2 जिले ऐसे हैं जो पूरे के पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। 2 जिले अलवर और भरतपुर। जरा ध्यान दें, अलवर और भरतपुर। अब भरतपुर की तो कोई अलग से चित्रकला शैली है नहीं, तो राजस्थान में 2 जिले अलवर और भरतपुर ऐसे हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का भाग है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का भाग है। तो राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का भाग है। बताना यह चाह रहा हूं कि अलवर चूंकि दिल्ली के पास है, अगर आप देखोगे इधर तो राजस्थान में अलवर, और अलवर के पड़ोस में एक राज्य भारत का लगेगा हरियाणा। तो अगर हरियाणा की लोकेशन देखोगे तो हरियाणा के अंदर एंट्री करते ही दिल्ली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सपोज अगर दिल्ली केंद्र शासित नहीं होता तो वो भारत के कौन से राज्य का भाग होता? हरियाणा का ही होता, क्योंकि उसकी लोकेशन तो बिल्कुल हरियाणा के अंदर ही दिख रही है हमारे को। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अलवर के पास में दिल्ली बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और इसलिए अलवर को देखो, अलवर के उस साइड दिल्ली आ रही है और अलवर के इस साइड क्या आ रहा है? जयपुर आ रहा है। इसलिए अलवर शैली को जयपुर शैली और दिल्ली शैली का कॉम्बिनेशन माना जाता है। जरा ध्यान दें, अलवर चित्रकला शैली, इसको हम 2 शैलियों का मिश्रण कह सकते हैं, जयपुर शैली और प्लस दिल्ली की शैली, क्योंकि जयपुर और दिल्ली के बीच में ही तो अलवर है। तो जयपुर शैली और दिल्ली शैली का मिश्रण, ये राजस्थान की अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग को माना जाता है। और विद्यार्थियों चूंकि जयपुर पर मुगली प्रभाव ज्यादा है तो अलवर पर भी मुगली प्रभाव आएगा, और दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी राज रहा, तो कंपनी शैली जिसको अंग्रेजों की शैली कहते हैं उसका भी प्रभुत्व हम देखने को हमें मिलेगा। यानी कि इस शैली पर मुगली प्रभाव भी है, इस शैली पर कंपनी शैली, कंपनी मतलब अंग्रेज शैली, कंपनी शैली का मतलब अंग्रेजों की जो ब्रिटिश शैली है, कंपनी शैली या अंग्रेज शैली, उसका प्रभाव भी। अब जब मैं विषय वस्तु वगैरह इनकी बताऊंगा तो पता चलेगा कि अलवर चित्रकला शैली पर मुगल शैली का प्रभाव भी है, अलवर चित्रकला शैली पर कंपनी शैली या अंग्रेज शैली का प्रभाव भी है।
और साथ में इस चित्रकला शैली पर ईरानी या फारस शैली का प्रभाव भी है। ईरानी या फारस शैली का प्रभाव भी है। आपको जानकारी हो, अलवर चित्रकला शैली पर मुगलों का प्रभाव है, क्योंकि आमेर जयपुर पर मुगली प्रभाव, दिल्ली भी पास, जयपुर भी पास, मुगली प्रभाव आना है, मुगली प्रभाव भी है। कंपनी शैली का प्रभाव, अंग्रेजी शैली का प्रभाव भी है, और ईरानी या फारस शैली का प्रभाव भी हमारे को इस चित्रकला शैली पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जब मैं बताऊंगा आपको कि अलवर चित्रकला शैली के अंदर बलदेव और गुलाम अली नाम के चित्रकारों से गुलिस्ता की पांडुलिपि पर चित्र जो है वो महाराजा विनय सिंह जी के काल में बनाए गए थे। तो आपको पता चलेगा कि ईरानी फारस शैली के अंदर गुलिस्ता की पांडुलिपि पर चित्र बने। ध्यान दें, मैं अलवर चित्रकला शैली के अंदर मुगली प्रभाव भी है, अलवर चित्रकला शैली में कंपनी का प्रभाव भी है, अलवर चित्रकला शैली पर ईरानी और फारस शैली का प्रभाव भी आपको दिखाई देगा। विद्यार्थियों, अलवर चित्रकला शैली के अंदर अगर बात प्रधान रंग की भी करूं तो हरा रंग इनका सुपीरियर कलर रहा, प्रधान रंग रहा। हालांकि नीले कलर का भी इन्होंने प्रयोग किया, पर हरा रंग इनके लिए सुपीरियर रहा। और विद्यार्थियों, चूंकि अंग्रेजों का प्रभाव है, अंग्रेज पूरी दुनिया पर राज करते थे। राज तभी कर सकते हो जब आप मितव्ययी हो, यानी ये आसिया भी खाली नहीं छोड़ते थे। जो साइड का आसिया है, उस आसिया पर भी ये चित्र बनाया करते थे। और ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है, जरा ध्यान दें। अलवर चित्रकला शैली के अंदर अगर प्रमुख या प्रधान रंग की बात करूं, विद्यार्थियों, अलवर चित्रकला शैली के अंदर सबसे प्रमुख कलर हरा रहा। कौन सा कलर रहा? हरा। हालांकि नीले कलर का भी प्रयोग है, मगर प्रमुख रंग के रूप में हरा रहा। और विद्यार्थियों, इस चित्रकला शैली की खास बात क्या है कि हाशिए पर भी चित्र बनाए जाते थे। बाकी शैलियों में हाशिए पर पट्टियां कर लो, कलर थोड़ा बहुत कर लो, बैकग्राउंड बना लो, लेकिन हाशिए पर चित्र बनाए जाते थे। और हाशिए पर जो चित्र बनते थे तो हाशिए वाले भाग में ये नीला और लाल रंग यूज करते थे। तो हाशिए पर चित्रण इस चित्रकला शैली की एक विशेषता रही। विद्यार्थियों, हाशिए पर चित्र बनाना इस चित्रकला शैली की विशेषता रही। और कहते हैं कि हाशिए के अंदर नीले और लाल रंग का प्रयोग बहुतायत से किया जाता था। हाशिए पर नीले और लाल रंग का प्रयोग, आपको जानकारी हो, हाशिए पर नीले और लाल रंग का प्रयोग बहुतायत से किया जाता था। हाशिए पर चित्र बनाए जाते थे, हाशिए पर नीले और लाल रंग का प्रयोग बहुतायत से जो है वो अलवर की चित्रकला शैली के अंदर जो है वो किया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर अपने को दिमाग के अंदर रखना है। मैं अगली कड़ी के अंदर अलवर चित्रकला शैली के आपको जानकारी हो, अलवर चित्रकला शैली की प्रमुख विषय वस्तु पर भी आपको लाना चाहूंगा। जरा ध्यान दें, अलवर चित्रकला शैली के अंदर प्रमुख विषय वस्तु क्या रही? बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान दें। अलवर चित्रकला शैली के अंदर अगर प्रमुख विषय वस्तु की बात करें, देखो आप एक चीज दिमाग में बिठा लो कि राजपूत शैली का प्रभाव है, मुगल शैली का प्रभाव है, कंपनी यानी ब्रिटिश शैली का प्रभाव है। और जब ब्रिटिश शैली का प्रभाव है तो फिर विषय की विषय वस्तु भी वैसी ही आपको पाश्चात्य शैली दिखाई देगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, राजस्थान की किसी और शैली में वेश्याओं के जीवन पर चित्र नहीं बने, पर अलवर चित्रकला शैली के अंदर वेश्याओं की जीवन पद्धति पर चित्र बने। यह एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना। अलवर चित्रकला शैली के अंदर वेश्याओं के जीवन पर चित्र बनाए गए। अलवर चित्रकला शैली के अंदर महाराजा शिवदान सिंह जी के काल में 1857 के बाद, विनय सिंह जी के बाद राजा महाराजा शिवदान सिंह जी हुए। तो कहते हैं कि अलवर के महाराजा जब शिवदान सिंह जी थे 1857 के बाद, विनय सिंह जी के बाद, जब अलवर के राजा महाराजा शिवदान सिंह जी थे 1857 से 1874 तक उनकी सत्ता रही, उनके काल में काम शास्त्र पर चित्र बनाए गए। महाराजा शिवदान सिंह जी के काल में
कहते हैं कि अलवर चित्रकला शैली में काम शास्त्र पर चित्र बनाए गए। अलवर चित्रकला शैली के अंदर वेश्याओं की जीवन पद्धति पर भी चित्र बने, महाराजा शिवदान सिंह जी के काल में काम शास्त्र पर भी चित्र बने, और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो ब्रिटिश अधिकारियों की जीवन पद्धति पर भी चित्र बने। ब्रिटिश अधिकारी, क्योंकि कंपनी शैली का प्रभाव है ना, और दिल्ली पास ही है, दिल्ली दूर नहीं है, तो ब्रिटिश अधिकारी जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उनकी लाइफ स्टाइल पर, उनकी जीवन पद्धति पर भी चित्र राजस्थान की इस चित्रकला शैली पर चित्र बनाए गए। अलवर चित्रकला शैली का एक चित्रकार हुआ गंगा विशन करके, और कहते हैं कि अलवर चित्रकला शैली में गंगा विशन का बनाया हुआ नाव में गणेश, यह चित्र भी बड़ा लोकप्रिय हुआ। अलवर चित्रकला शैली के अंदर गंगा विशन का बनाया हुआ नाव में गणेश नाम का चित्र भी बड़ा लोकप्रिय हुआ। और विद्यार्थियों, अलवर चित्रकला शैली के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं कि महात्मा शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता, महात्मा शेख सादी का ग्रंथ है गुलिस्ता, ध्यान देना, गुलिस्ता ये किसका ग्रंथ है? महात्मा शेख सादी का ग्रंथ है। ये कहते हैं कि महात्मा शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता की पांडुलिपि पर, उसकी मैनोस्क्रिप्ट के आधार पर, उसकी पांडुलिपि पर महाराजा विनय सिंह जी के काल में, महाराजा विनय सिंह के काल में बलदेव व गुलाम अली नामक चित्रकारों के द्वारा चित्रण किया गया। बलदेव व गुलाम अली द्वारा भारत फारस शैली में, इंडो फारस शैली में, भारत फारस शैली में चित्रण किया गया। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कहते हैं कि महात्मा शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता की पांडुलिपि पर महाराजा विनय सिंह जी के काल में बलदेव और गुलाम अली नाम के चित्रकार थे, और जिन्होंने भारत फारस शैली में, इंडो फारस शैली में, इंडो पर्सियन शैली में जो है वो चित्र बनाए थे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। भारत फारस शैली में बलदेव और गुलाम अली नाम के चित्रकारों ने, कहते हैं कि महात्मा शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता की पांडुलिपि पर भी चित्र बनाए, वेश्याओं की जीवन पद्धति पर भी चित्र बने, नाव में गणेश का चित्र बना। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर जब हम अलवर की चित्रकला शैली को देखते हैं, आपको ध्यान हो ब्रिटिश अधिकारियों की जीवन पद्धति पर भी चित्र बने, अलवर क्षेत्र का जो राजमहल या महलों पर भी चित्र बने। आपको जानकारी हो अलवर चित्रकला शैली के अंदर कहते हैं कि चंडी पाठ पर चित्र बने, दुर्गा सप्तशती पर चित्र बने, बहुत सारे दूसरे विषय भी अलवर की चित्रकला शैली के अंदर अपन देख सकते हैं। विद्यार्थियों यहां पर एक नफीरी वादन का चित्र भी बना, नफीरी मतलब जिसको सहनाई कहते हैं, नफीरी बजाने का चित्र, नफीरी वादन का चित्र भी अलवर की चित्रकला शैली के अंदर हम देख सकते हैं। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण, वो भी अलवर चित्रकला शैली के अंदर महत्वपूर्ण बात रही। ध्यान दें, राजगढ़ के जो महल है, आपको जानकारी हो राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण, राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण, वो भी अलवर चित्रकला शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। राजगढ़ के महलों में शीश महल का जो चित्रकारी है या उसके दीवारों पर जो चित्रकारी है, वो भी अलवर चित्रकला शैली की एक प्रमुख विशेषता के रूप में हम लोग देखते हैं। और विद्यार्थियों राजस्थान की अगर किसी शैली में प्रश्न आवे कि हाथी दांत पर चित्र राजस्थान की कौन सी शैली में बने, ध्यान देना हाथी दांत पर चित्र भी अलवर चित्रकला शैली के अंदर बनाए गए। और हाथी दांत पर चित्र बनाने में एक चित्रकार था जिसका नाम था मूलचंद, वो अलवर चित्रकला शैली के अंदर हाथी दांत पर चित्र बनाने में निपुण माना गया। विद्यार्थियों अलवर चित्रकला शैली के अंदर प्रकृति चित्रण में भी कोई बड़ी खास बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, प्रकृति चित्रण के तौर पर आम तौर पर वन, उपवन और सरोवर,
वन, उपवन और सरोवर का चित्रण, प्रकृति चित्रण के अंदर अलवर की चित्रकला शैली के अंदर जो है वो चित्र बनाए गए। लेकिन विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट अलवर चित्रकला शैली में यहाँ की पुरुष और महिला की आकृति रह जाती है, उस पर चर्चा करके फिर चित्रकारों पर आते हैं। आकृति आपको जानकारी हो, जब मैं आकृति की बात करता हूं तो यहां सबसे पहले पुरुष आकृति की बात करूंगा और पुरुष आकृति के बाद में फिर मैं महिला आकृति की बात करूंगा। अलवर की चित्रकला शैली के अंदर विद्यार्थियों, अगर बात पुरुष की आकृति की जाए तो पुरुष आकृति देखो, कंपनी शैली है, अंग्रेज शैली है, मुगल शैली है, सबका प्रभाव है। तो गले में रुमाल, जैसे अंग्रेजों को देखते हैं ना, तो यहां गले के अंदर रुमाल लटका हुआ पुरुषों के, जैसे अंग्रेजों के देखते हैं वैसे अंग्रेज स्टाइल, पाश्चात्य स्टाइल। आजकल जैसे युवा लोग लगाते हैं गले में रुमाल, तो या तो गले में रुमाल है और या फिर जयपुरी पगड़ी है, दोनों में से कोई भी। इसके अलावा पुरुषों की आंखें गोल, अंग्रेजों की तरह एकदम गोल आंखें, गोल आंखें पुरुषों की, महिलाओं की भी गोल आंखें, पुरुषों की भी गोल आंखें। पीन अदर, पीन मतलब पान की पीक की तरह एकदम लाल होठ, पीन अधर, पीन मतलब पान की जो पीक कैसे थूक होती है लाल, वैसे पीन अधर। साथ में विद्यार्थियों, गले में रुमाल है, सिर के ऊपर टोपी पहने हुए, या तो टोपी या जयपुरी पगड़ी और गले के अंदर रुमाल, ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार का हमें दिखाई देगा। महिला की आकृति देखोगे तो महिला की आकृति में भी पतले और पीन अधर, पीन मतलब पान की पीक की तरह एकदम लाल होठ। आंखें, महिला आकृति में भी आंखें कैसी है, गोल। महिला आकृति में पतले और पीन अधर देखोगे, गोल आंखें देख सकते हो, पतले और पीन अधर देखोगे, गोल आंखें देखोगे, गोल मुंह देखोगे, ठिंगना कद देखोगे, ठिंगना कद, ठिंगना मतलब छोटा, छोटा कद आप देख सकते हो, मुंह एकदम गोल, चेहरा एकदम कैसा, गोल, गोल मुख, गोल मुख है, गोल आंखें है, पतले और पीन अधर है, और साथ में नाक के अंदर नथ डाले हुए, और महिला आकृति की इस प्रकार से जो है वो चित्रण किया गया। और विद्यार्थियों, अंतिम कड़ी के अंदर मैं चित्रकारों के नाम पर भी आपको लाना चाहूंगा। और अलवर चित्रकला शैली के चित्रकार परीक्षा के अंदर कई बार पूछ लिए जाते हैं और हमारे विद्यार्थी आते हुए भी प्रश्नों को गलत करके जो है वो आ जाते हैं। चित्रकार के नाम पर, चित्रकार के तौर पर सबसे पहले मैंने दो चित्रकार तो बता ही दिए हैं, बलदेव, गुलाम अली। बलदेव और गुलाम अली, जिससे महात्मा शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता की पांडुलिपि पर महाराजा विनय सिंह जी के काल में चित्रण करवाया गया था। इसी तरीके से एक चित्रकार है नागराम और नानक राम, नागराम और नानक राम। नानक राम किशनगढ़ में भी है, नानक राम अलवर में भी है। नागराम, नानक राम, नानक राम अलवर चित्रकला शैली का एक चित्रकार हुआ। इसके अलावा डालचंद बुद्धाराम, डालचंद बुद्धाराम, ध्यान दे, डालचंद है, डालचंद है, बुद्धाराम है, डालचंद है, बुद्धाराम है, ठीक है ना, डालचंद, बुद्धाराम। गौर करिए, चित्रकार बहुत सारे, बुद्धाराम है, जगमोहन है, राम प्रसाद है, ये सब चित्रकार है। जगमोहन, राम प्रसाद। विद्यार्थियों, ये तमाम चित्रकार कहते हैं अलवर चित्रकला शैली के चित्रकार है। इसके अलावा सालगा नाम से एक चित्रकार भी यहां पर हुआ, राम साहे नेपालिया करके चित्रकार भी हुए, जगन्नाथ नाम से भी हुए, बहुत सारे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकारों के नाम भी आप दिमाग के अंदर रखें। विद्यार्थियों, बलवंत सिंह जी के काल में कहते हैं कि कुछ चित्रकार है, जैसे नंदलाल, जमनादास, छोटे लाल और बक्साराम, उनके नाम भी यहां पर बता देता हूं चित्रकारों के तौर पर। ध्यान दें, यहां बलवंत सिंह के काल के कुछ चित्रकार बहुत फेमस रहे, ध्यान दें। बलवंत सिंह के काल के
चित्रकार। और बलवंत सिंह के काल के कुछ चित्रकार जो फेमस रहे उसमें नंदलाल जमनादास, नंदलाल जमनादास, इसके अलावा विद्यार्थियों छोटेलाल और बक्साराम, ये चित्रकारों के नाम भी पूछे जाते हैं। छोटेलाल और बक्सा राम, इन चित्रकारों के नाम भी आप जो है अपने जहन के अंदर रखें। और विद्यार्थियों गौर करिएगा, नत्था सिंह नाम का एक चित्रकार, उसका नाम भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। तो ये अलवर चित्रकला शैली थी। अलवर चित्रकला शैली के बाद ढूंढाड़ की शैलियों के अंदर एक चौथी शैली पर मैं आ रहा हूं, उनियारा शैली। उनियारा विद्यार्थियों, ये उनियारा कहां है? ये राजस्थान के टोंक जिले के अंदर है। कहां है ये उनियारा? टोंक जिले के अंदर है उनियारा। जब उनियारा चित्रकला शैली की बात करें तो विद्यार्थियों उनियारा टोंक में है। अगर आप देखोगे तो जैसे उनियारा, इस उनियारा के ऊपर जयपुर और इस उनियारा के नीचे बूंदी, मतलब उनियारा मतलब टोंक, टोंक के नीचे जयपुर और टोंक के नीचे बूंदी। तो उनियारा शैली राजस्थान की कौन सी दो शैलियों के समन्वय से बनी है? आपको जानकारी हो, उनियारा शैली के अंदर हमें लघु शैली है, बहुत ज्यादा कोई बड़ी नहीं है, ढूंढाड़ की उप शैली जरूर है, लेकिन जयपुर और बूंदी दोनों शैलियों का समन्वय है। लेकिन ये उप शैली किसकी मानी जाती है? ढूंढाड़ या जयपुर की उप शैली मानी जाती है। ढूंढाड़ शैली कह दो या जयपुर शैली कह दो, उसकी क्या है? ये उप शैली है। ढूंढाड़ शैली या जयपुर शैली की उप शैली मानी जाती है, लेकिन ये जयपुर और बूंदी दोनों शैलियों के समन्वय से बनी है। और विद्यार्थियों उनियारा शैली के अंदर एक दो प्रश्न जो आते हैं उसमें सवाल ये आता है कि कवि केशव की कवि प्रिया पर चित्र बने। कवि केशव की, कवि केशव की कवि प्रिया पर चित्र बने। आपको जानकारी हो, कवि केशव की कवि प्रिया पर चित्र इस शैली के अंदर बनाए गए। और विद्यार्थियों 12 मासा, राग रागिनी, राजाओं के चित्रों पर भी चित्र बने, लेकिन इस शैली में बहुत ज्यादा प्रश्न आते नहीं है। प्रमुख जो आपको जानकारी हो प्रमुख चित्रकारों के नाम जरूर पूछ लिए जाते हैं, जिसके कारण केवल उन चित्रकारों के नाम ही के कारण ही हम उनियारा शैली को पढ़ रहे हैं। तो उन प्रमुख चित्रकारों के अंदर धीमा, मीरबख्श, बख्ता, धीमा है, मीरबख्श है, बख्ता, धीमा, बख्ता, मीरबख्श, आपको जानकारी हो, धीमा है, बख्ता है, मीरबख्श है। इसी तरीके से कमला और काशीराम। कमला आपको बताओ देवगढ़ शैली में भी बताया था, कमला चोखा बेदेव है, आपको जानकारी हो? क्या हुआ? आवाज आ रही है? ठीक, बस लास्ट कैमरा टेक्निकल इश्यू है। कमला, धीमा, बख्ता, मीरबख्श, कमला और काशीराम। विद्यार्थियों गौर करिएगा, ये चर्चा मैंने करी है और इसी के साथ राजस्थान की ढूंढाड़ शैली यहां पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।